हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज प्रगति मिश्रा। वेलकम टू प्रगति पथ। ये जो हमारी सीरीज है इसमें आप देखेंगे सीटेट 2011 से लेकर के अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं आपके, उन सभी के आंसर्स। तो सीटेट में आयोग द्वारा दिए गए सारे उत्तरों को आप इन सीरीज में देख पाएंगे और यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के पीवाईपी आपके करवाए जाएंगे। यहाँ पर जो मैं अभी करवाने वाली हूँ सीटेट जून 2011 का पेपर 1 करवाऊंगी और हिंदी लैंग्वेज 1 जिसमें 30 क्वेश्चंस हैं। पहला क्लास है ये आपका। आप YouTube पर जाकर ये प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, सीटेट पीवाईपी बाय प्रगति मिश्रा। इसमें 2011 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सीटेट के वो आपको मिल जाएंगे। अगर आप सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो सीटेट पीवाई देन सब्जेक्ट का नाम लिखकर सर्च करिए। जैसे कि मैथ्स है तो आप सीटेट पीवाईपी मैथ्स बाय प्रगति मिश्रा, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। सीटेट पीवाईपी हिंदी बाय प्रगति मिश्रा, CDP EVS इंग्लिश, तो आपको सारे पीवाईपी यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। एक निर्देश दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। 4 ऑप्शंस दिए हैं, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, या फिर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा आंसर नंबर C। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एकमात्र साधन है, साध्य है, साधन है या फिर अनावश्यक है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा साधन है। ठीक है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत अच्छी पुस्तक एक साधन होता है। नेक्स्ट 93, हिंदी की भाषा में प्रायः हिंदीतर भाषा बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है, हिंदी बहुत कठिन भाषा है, या फिर प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? D, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफी अंतर होने के कारण हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, कहानी सुनाने से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, बच्चे प्रसन्न होते हैं, बच्चे कक्षा में एकाग्रचित्त होकर शांत बैठते हैं, बच्चे अनुशासित रहते हैं, या फिर बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? D, कहानी सुनाने से बच्चों की कल्पना शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी सुनते समय बच्चे उस परिधि में सोचना शुरू करते हैं, इससे उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? 4 ऑप्शंस हैं, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठाधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना, या फिर सुंदर लेख का अभ्यास। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन A, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए अपने अनुभवों को लिखना बेहतर होता है। ठीक है, क्योंकि वो अपने अनुभवों को अपनी भाषा में लिखेंगे। अगला, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। 4 ऑप्शंस, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण, आलंकारिक भाषा का प्रयोग, या फिर मधुर वाणी। तो सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना बोलना कौशल की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? A, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? 4 ऑप्शंस हैं, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या फिर बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। सही जवाब क्या हो जाएगा? D, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना है। ठीक है, भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती ये वाली आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 98, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? चार ऑप्शन है। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। दूसरा, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। तीसरा, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। चौथा, व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? फोर्थ, समावेशी कक्षा में व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा, ये सिद्धांतों के प्रतिकूल है। नेक्स्ट, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझना। दूसरा, बच्चों को व्याकरण सिखाना। तीसरा, स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग करना। चौथा, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। तो बहुसांस्कृतिक कक्षा में भाषा शिक्षक के रूप में कौन सी बात को अधिक महत्व दिया जाएगा? सही जवाब है इसका डी, बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों का भाषा प्रयोग को अधिक से अधिक अवसर देना, ये हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन है स्पष्टतया एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना और विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। सही जवाब क्या हो जाएगा? बी, प्राथमिक स्तर पर वर्णमाला के क्रम से कंठस्थ करना भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ये एक मेमोराइजेशन हो जाएगा, रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाएगी। जबकि स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ध्वनि के संकेत चिन्ह का संबंध बनाना और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो प्रभावी प्रयोग करने, ये सब शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाषा शिक्षण के उद्देश्य के। नेक्स्ट देखिए, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने के लिए उत्तम साधन है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है या फिर गृह कार्य देना अति आवश्यक है? कौन सा उचित है इसमें? तो उचित है बी। ठीक है, बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना, अन्यथा बच्चों की क्षमता दबाव के कारण प्रभावित हो जाएगी। नेक्स्ट, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से हैं? सुनना बोलना, बोलना लिखना, पढ़ना लिखना या फिर सुनना पढ़ना। अभिव्यक्तात्मक में आप ये भी बोल सकते हो कि जहां पर उत्पादन हो रहा हो, ठीक, प्रोड्यूस हो रहा हो, तो वो कौन सा हो जाएगा? सही जवाब आपका क्या होगा यहाँ पर? बी, बोलना और लिखना दोनों में एक प्रोड्यूस हो रही है चीज। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। नेक्स्ट, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। नेक्स्ट, बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। नेक्स्ट है, सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। कौन सा असत्य होगा इनमें से? नेगेटिव जो लग रहा है सी है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के संदर्भ में बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाता है यहाँ पर सही, क्योंकि ये एक नेगेटिव था। नेक्स्ट देखिए, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। नेक्स्ट, बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। नेक्स्ट, भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। नेक्स्ट, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। सही जवाब यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी। दिए गए चारों विकल्पों में भाषा के चारों कौशल सुनना बोलना पढ़ना और लिखना परस्पर अंतः संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शंस हैं, चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, या फिर चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। सही जवाब यहाँ पे होगा डी। पाठ में दिए गए चित्रों का उद्देश्य है पाठ को समझने में, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। अमूर्त यानी कि कॉन्क्रीट जो चीजें होती हैं जो आपके सामने नहीं होती, मूर्त रूप में
एब्स्ट्रैक्ट जो चीजें होती है जो कॉन्क्रीट रूप में आपके सामने अवेलेबल नहीं रहेंगी। ठीक, नेक्स्ट निर्देश देखिए क्या है 106 से 111। कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। यहाँ पर आपको एक पोएम दी हुई है, कविता पढ़िए, पंक्तियां और फिर आंसर्स दीजिए। देखिए ये आपका 2011 जून का पेपर चल रहा है, पेपर 1 हिंदी। ऐसे ही आपका जून का पेपर 2 हिंदी भी कराया जाएगा। 2011 में आपका एक ही पेपर हुआ है और इसके अलावा 2018 में आपका एक पेपर हुआ है। 2017 में आपका पेपर हुआ नहीं है, 2020 में भी पेपर नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपके जितने भी पेपर यहाँ पे हुए हैं सारे कराए जाएंगे। आप प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, इस वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है और आई बटन में लिंक दिया रहेगा, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया रहेगा। तो चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब करिए और सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स आप यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका एग्जाम एकदम पास में होगा, बस कुछ ही टाइम बचा होगा, 1 दिन 2 दिन, तब आपके लिए एक फटाफट से मैं एक रिवीजन के लिए लाऊंगी जिसमें आपके 2011 से अभी तक के जितने भी पेपर होंगे, मान लीजिए जैसे हिंदी का है तो सारे आपको उसमें फटाफट से रिवीजन एक ही वीडियो में मिलेगा। तो उसमें आपका सिर्फ क्वेश्चन देन आंसर, क्वेश्चन आंसर, तो इससे आपका फटाफट से रिवीजन हो जाएगा और 1 घंटा या फिर 40-45 मिनट का वो वीडियो होगा। तो आपका फटाफट से 5 सब्जेक्ट के ये कवर हो जाएंगे। पेपर 2 का भी इसी तरीके से कवर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये कविता क्या है। अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने न दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छी कविता है ये, सोहनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर देखिए 4 आपके ऑप्शंस दिए जा रहे हैं और क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके पेडागोजी के यानी शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड जितने हिंदी के क्वेश्चन थे 15 थे, वो आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, देखिए 105 तक। अब 106 से 111 और इसके बाद जितने क्वेश्चन होंगे ये आपके अपठित होंगे और इनमें आपकी लैंग्वेज काम आएगी, यानी कि व्याकरण में जो आपका कुछ समास के हैं, ठीक, कुछ विलोम होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर आ जाएंगे। गहरी नींद में सोने का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, मृत्यु को प्राप्त होना, परिश्रमी होना, बेखबर होना, चिंता युक्त होना। तो अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ। तो ये जब आप पढ़ेंगे ठीक से आपको आंसर मिल जाएगा। गहरी नींद में सोने का अर्थ होता है बेखबर होना, जैसे दुनिया से आप बेखबर हो रहते हैं उस तरीके की बात यहाँ पर हो रही थी कि मैं आपको गीत गाकर जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ, कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, यानी सिर्फ कल्पना में खोए रहे, साधना से सैर कर मुड़ते रहे तुम। अब देखिए आगे, यहाँ पर सही जवाब था आपका बेखबर होना। नेक्स्ट, कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, पाताल में, अतल गहराई में, जहां सूर्य अस्त होता है, या फिर पतन की राह पर। तो देखेंगे आप यहाँ पर अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा। सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। कवि मानव में अपनी कविता के माध्यम से जीवंतता पैदा करता है, वो किसी को भी पतन की राह पर नहीं जाने देगा। ठीक है, अतल अस्ताचल का मतलब है पतन की राह पर, अतल की गहराई में ये वाला सही नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं, जो बहुत परिश्रमी हैं, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं, या फिर जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। सही जवाब हो जाएगा सी। जो कविता है इसमें ऐसे व्यक्तियों को संबोधित किया जा रहा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है। ठीक, तो सी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? ताकि लोग गीत सुन सकें, ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें, सुबह हो गई है इसलिए जगाना चाहता है, या फिर ये कवि का दायित्व है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। जो कविता दी गई है उसके माध्यम से कवि लोगों में जागृति पैदा करना चाहता है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक या फिर अनुप्रास?
तो यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है अतल, अस्तल, अतल, अस्ताचल। तो आ यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि अनुप्रास में क्या होता है कि आपका एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, उसे अनुप्रास कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलंकार आपका आ गया। ऐसे ही आपका ये जो 15 नंबर के क्वेश्चन होंगे अनसीन पैसेज वाले, अनसीन वाले, इनमें आपका अलंकार, समास, विलोम, ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है, क्या हो सकता है? हर्ष, कोलाहल, आकाश या फिर जागृति। तो सबको जगा रहा है, इसलिए हो जाएगा जागृति। अब देखिए 112 से 120, यानी कि यहाँ पर भी आपके 8-9 क्वेश्चंस हो गए। ये गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित में प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। ये देखें आप, मनु बहन ने पूरे दिन की डायरी लिखी, लेकिन एक जगह लिख दिया सफाई वगैरह की, सफाई वगैरह की। ठीक, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर उस पर अपने हस्ताक्षर करते थे। आज की डायरी पर हस्ताक्षर करते हुए गांधी जी ने लिखा है, काटने की गति का हिसाब लिखा जाए, मन में आए हुए विचार लिखे जाएं, जो जो पढ़ा हो उसकी टिप्पणी लिखी जाए, वगैरह का उपयोग नहीं चाहिए, डायरी में वगैरह शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। जिसने जो पढ़ा हो वो लिखा जाए। ऐसा करने से पढ़ा हुआ कितना पच गया है ये मालूम हो जाएगा। जो बातें हुई हो वे लिखी जाएं। मनु ने अपनी गलती का एहसास किया और डायरी विधा की पवित्रता को समझा, क्योंकि डायरी विधा में इस तरीके से नहीं लिखा जाता है वगैरह वगैरह टाइप्स। देन क्या लिखा है, गांधी जी ने पुनः मनु से कहा, डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है, यह इबादत करने जैसी विधा है। हमें शुद्ध व सच्चे रूप से प्रत्येक छोटी बड़ी घटना को निष्पक्ष रूप से लिखना चाहिए, चाहे कोई बात हमारे विरुद्ध ही क्यों ना हो। इससे हमें सच्चाई स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। ये गांधी जी के रोचक संस्मरण से लिया गया है। ठीक है, रोचक संस्मरण से। अब इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, मनु को अपनी किस गलती का एहसास हुआ? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। मनु ने डायरी में काटने की गति का हिसाब लिखा था, डायरी में सही सही बातें लिखी थी, डायरी में वगैरह शब्द का प्रयोग किया था। तो डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर अपनी आपत्ति क्यों जताई? वगैरह शब्द की जगह आदि शब्द का प्रयोग सही है। गांधी जी चाहते थे कि सही भाषा का प्रयोग हो। वगैरह शब्द में कार्य और विचार की स्पष्टता नहीं है। वे चाहते थे कि बातों को ज्यों का त्यों लिखा जाए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? सी वाला। गांधी जी ने वगैरह शब्द पर आपत्ति जताई क्योंकि वगैरह शब्द में कार्य और विचार की कोई स्पष्टता नहीं है। ठीक है, ज्यों का त्यों नहीं उन्होंने बोला था लिखने को, जबकि उन्होंने ये बोला था कि कार्य और विचार स्पष्ट हो, ऐसी चीज आप लिखें। गांधी जी ने डायरी लिखने को इबादत करने जैसा क्यों कहा? क्योंकि दोनों में समय लगता है, दोनों कार्य हमारे कर्तव्यों में शामिल हैं, दोनों कार्य रोज किए जाते हैं, दोनों में सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? डी। उनका कहना है कि डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी छोटी से छोटी कमियों को स्पष्ट करता है तथा पश्चाताप करता है। इससे हमें सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट, डायरी लिखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें व्यक्ति स्वयं का विश्लेषण करता है और स्वयं स्वमूल्यांकन भी करता है। इससे व्यक्ति पूरे दिन के किए गए जमा खर्च का हिसाब किताब कर सकता है। गांधी जी इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, इससे व्यक्ति का समय अच्छा गुजर सकता है। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? पहला। डायरी लेखन से व्यक्ति के लिए सर्वथा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें स्वयं का मूल्यांकन किया जाता है और कमियों का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ सुधारात्मक उपाय भी किया जाता है, जिससे मतलब इंसान अपने जो उसमें नेगेटिविटी है उसको दूर कर सके, कमियों को दूर कर सके और सुधार कर सके। यही डायरी की पवित्रता है। नेक्स्ट, गांधी जी प्रतिदिन डायरी पढ़कर क्या करते थे? हस्ताक्षर करते थे क्योंकि ये नियम था। लोगों को उनकी गलती का एहसास कराते थे। डायरी पर हस्ताक्षर करते थे और ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य और विचार में किस दिशा में जा रहा है। या फिर हस्ताक्षर करते थे ताकि जांच का प्रमाण दिया जा सके। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। वो ये देखते थे कि व्यक्ति अपने कार्य एवं विचार में किस दिशा की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? तो द्वंद्व, अव्ययी भाव,
द्विगु या फिर तत्पुरुष। कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी। प्रतिदिन में अव्ययी भाव समास है। जिस समास का पहला पद यानी कि पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन में पूर्व पद प्रति और उत्तर पद दिन है, यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, अव्ययी भाव समास यहाँ पर हो जाएगा। पूर्व पद अव्यय होता है यहाँ पर और यही प्रधान भी होता है। पढ़ा हुआ कितना पच गया है, इसका अर्थ क्या है? कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा है, पढ़े हुए का कितना विश्लेषण किया गया है, पढ़ा हुआ कितना समझ में आया है, या फिर पढ़ा हुआ कितना आत्मसात किया गया है। सही होगा डी, कितना आत्मसात हो गया है, मतलब अब उसी की तरह व्यक्ति कितना कार्य कर रहा है, कितना उसने अप्लाई कर लिया चीजों को। ठीक है, कितना, ये देखिए कितना ग्राह्य हो गया है। कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए। सेवा, कारज, काज या फिर काम। तो कार्य का तद्भव की बात हो रही है। डेली बेसिस पे जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं जो पूरी तरीके से शुद्ध नहीं होते उन्हें कहते हैं तद्भव, और जो बहुत ही शुद्ध वर्ड होते हैं जैसे कि कार्य, ये तत्सम है। तो कार्य का क्या हो जाएगा? काज, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार में इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ पर उपसर्ग और प्रत्यय भी आ जाते हैं आपके जो अनसीन आते हैं पैसेजेस उनमें। तो वैचारिक, विचारिक, विचौरिक या फिर वैचारिक, ये दोनों एक जैसे लिखे हुए हैं, तो इनमें से एक में बड़ी ई की मात्रा है तभी वो गलत है। सही जवाब यहाँ पर क्या है? इक प्रत्यय लगाने से वैचारिक हो जाएगा। इस प्रकार इक प्रत्यय वाले अन्य शब्द क्या हैं? प्रशासनिक, प्रकृति और में इक लगा के बन जाएगा प्राकृतिक, चमत्कार में इक लगाकर बन जाएगा चमत्कारिक। तो ये यहाँ पर था। तो यहाँ पर ये पेपर खत्म होता है। वीडियो को जरूर से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरीके के सारे वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। और ये इंस्टाग्राम हैंडल है, टेलीग्राम हैंडल है प्रगतिपथ टीचर्स। प्रगतिपथ टीचर्स जो है यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया रहेगा। बाकी जितने भी रेफरेंस के लिए वीडियो हैं आई बटन पर जाकर अब आप देख सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thanks for watching.